नाजरीन, खबर से आगे में खुशामदीद। हालात हाज़िरा हैं और जो बड़ी खबरें हैं उन पर गुफ्तगू भी करेंगे, उनका तबसरा भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी चिड़िया जो है उसको एक्टिवेट करके कुछ मालूमात भी हासिल की जाए। तो आज की जो बड़ी स्टोरीज तो अभी तक जो सिक्योरिटी ब्रीफिंग दी गई ऑपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस को उसकी बाज़गश्त और उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो अभी तक जारी हैं। और उस ब्रीफिंग के माने क्या थे, उसके नताइज क्या निकलेंगे और ऑपोजिशन और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक और डायरेक्ट जो कांटेक्ट है, उसकी क्या जो है इम्प्लीकेशंस हैं, ये हम सेठी साहब से बात करेंगे। अभी पीडीएम का एक जलसा हुआ सवात में हाल ही में तकरीबन एक रोज पहले, जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया लेकिन मरियम नवाज वहां से गैर हाजिर थी। ज़ाहिर बात है ये एक नया ट्रेंड जो है वो भी दिखाई दे रहा है, इस पे भी बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो अमेरिका का कोई दौरा कर रहे हैं, शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से कोई मीटिंग्स हैं जिसको वो अटेंड करना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट और सोशल मीडिया पे बहुत स्पेकुलेशन जारी है। बल्कि इतनी ज़्यादा मसला क्या है, अमेरिका तो या दीगर ममालिक में जाते रहते हैं लोग और रहनुमा, तो इसके ऊपर क्यों इतनी बात हो रही है। और आज इमरान खान साहब ने गवादर में जो है एक बड़ी अहम तकरीर की। एक तो ये कि सीपेक का की बहाली या उसको तेज करने का इशारा भी हुआ, मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो बलोच अलहदगी पसंद है उनसे वो बातचीत भी करेंगे या करना चाहते हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये खैर पहले भी पिछली हुकूमतें भी इस तरह की बातें कर चुकी हैं, नताइज कुछ खास नहीं निकले। और आखिर में आज शेख रशीद साहब का बड़ा एक अहम बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2023 के बाद नई हुकूमत की हिमायत करेंगे। आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जो भी अगले इलेक्शन में आएगा, आर्मी को उसकी सपोर्ट हासिल होगी। ये इसके क्या माने हैं और ये क्यों कहा गया, इस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो ब्रीफिंग है नजम सेठी साहब, उसके ऊपर बात करते हैं। बड़ी अहम एक ब्रीफिंग ऑफ द डेकेड कहा जा रहा है, क्योंकि इस तरह पूरी पार्लियामेंट में जाकर आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ जो हैं उन्होंने ना सिर्फ ब्रीफ किया बल्कि इंगेज किया पार्लियामेंटेरियंस के साथ, खसूसन अपोजिशन की जमातें वहां मौजूद थी। इमरान खान साहब गैर हाजिर थे, इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है। तो थोड़ा उस पर आप बताइए कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, और उसमें क्या अहम अमूर के ऊपर जो है वो नुक्ता जो है गुफ्तगू का वो क्या था। रज़ा, मैं जब ये अनाउंस हुई ना कि ये एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में होने जा रही है और उसमें उन्होंने ऑपोजिशन को स्पेशली दावत दी है, तो आई वाज अ बिट सरप्राइज्ड। उससे कबल इमरान खान की साहब को आईएसआई हेडक्वार्टर्स में बुला के ब्रीफिंग की गई। उस वक्त आर्मी चीफ शायद पाकिस्तान में नहीं थे, मगर उसके बाद फिर ये ऑपोजिशन को सबको बुला के और ब्रीफिंग देना। अब ब्रीफिंग देने का मतलब क्या था? ऐसे तो नहीं है कि ऑपोजिशन आगाह नहीं है कि मुल्क के हालात क्या हैं, और स्पेशली विज़-वी इंडिया एंड विज़-वी अफगानिस्तान एंड अमेरिका। सबको पता क्या हालात हैं उनके। प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस वक्त आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है बहुत सख्त मुश्किलात में है, और वो ये चाहते हैं कि उनके जो भी फैसले हों वो सिविलियंस उसकी जिम्मेदारी लें, बिकॉज इतने सख्त और मुश्किल फैसले हैं कि काम खराब भी हो सकता है, और इसलिए वो ये चाहते हैं कि सिविलियंस को सामने लाया जाए। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब को सामने लाने से काम नहीं चलता। इमरान खान साहब डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, अवाम से दूर हो चुके हैं, अवाम को साथ भी लेके नहीं चल सकते। तो इमरान खान साहब को साथ लेने से फायदा कोई नहीं, क्योंकि जब तनकीद आएगी तो वो जाहिर है हुकूमत से तो नहीं आएगी, वो तो मीडिया से आएगी और वो अवाम से आएगी और वो अपोजिशन से आएगी। जो भी तनकीद आती है, अगर आती है तो, क्योंकि जो पॉलिसीज लेनी है वो सिर्फ एक मुल्क के बारे में या एक ग्रुप के बारे में नहीं है, जियोपॉलिटिकल फैसले करने हैं। मैं समझता हूँ तारीख के सबसे मुश्किल फैसले का वक्त आ गया है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इससे कबल तो इस्टेब्लिशमेंट ने कभी पूछा ही नहीं सिविलियंस को कि फॉरेन पॉलिसी कैसे चलानी है और सिक्योरिटी के फैसले कैसे करने हैं। हमें तो ये भी याद है कि प्राइम मिनिस्टर्स को एटॉमिक फैसिलिटीज भी नहीं दिखाई जाती,
और बहुत सी चीजें हैं जो बैक चैनल्स पे होती हैं, वो डिस्कस भी नहीं किया जाता। अब जब ये हिंदुस्तान के साथ बात करने जा रहे थे अभी हाल ही में, तो क्या इन्होंने ऑपोजिशन को ऑन कॉन्फिडेंस लिया था या नहीं लिया था? जब ये सीज फायर की तरफ जा रहे थे, कुछ लिया था या नहीं लिया था? कब से अफगान पॉलिसी अमेरिका के साथ बैठ के ये बना रहे हैं? क्या ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया था कि नहीं लिया था कि किस किस्म का अफगानिस्तान पाकिस्तान को चाहिए? तो कभी इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने अवाम और गवर्नमेंट और ऑपोजिशन या सिविलियंस उनको बताया ही है। और अगर और उनसे उनसे फैसले जो है जब वक्त आता है करवाने का तो करवा लेते हैं, जब उनको जरूरत नहीं होती या अगर अग्री नहीं करते तो छुट्टी करा देते हैं सिविलियंस की। आपने देखा नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनजीर साहिबा के साथ एक दफा नहीं कितनी दफा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, खसूसन इंडिया के साथ पॉलिसी के ऊपर इश्यूज रहे हैं। और फिर दोनों को एट सम स्टेज दी अदर इंडियन एजेंट भी करार दे दिया गया। तो आज जो हालात हैं वो बहुत ही सीरियस हैं, और जो फैसले करने हैं, और इस ब्रीफिंग के अंदर कुछ उसका इशारे भी हुए, उससे ही पता चल जाएगा कि कितने मुश्किल फैसले हैं जो कि ये खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। इनकी यकीनी तौर पे अपनी ब्रीफिंग के अंदर एक टिल्ट होगी जहां ये बताना चाह रहे होंगे कि ये बेस्ट ऑप्शन है, जो शायद ये जेन में रखे हुए हैं एज एन ऑप्शन, एज अ सोल्यूशन और एज अ पॉलिसी डिसीजन। मगर मेरा ख्याल है अभी वो यही चाहेंगे कि सिविलियंस इनको बताएं और उसकी जिम्मेदारी और मलकियत लें, ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये कह सके ये तो सिविलियन हुकूमत या सिविलियन कंसेंसस था इसके पीछे। तो जब ये हुआ तो मेरे जहन में एक बात आई, मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो सिविलियंस जो हैं वो तो, हुकूमत तो खैर जाहिर है जो कहेंगे वो करेगी, मगर क्या ऑपोजिशन को इस वक्त ये दावत कबूल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिकॉज दावत कबूल करने का तो मतलब ये है कि वो आपको अंगूठा लगाने के लिए बुला रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं अंगूठा लगाने के लिए? क्योंकि ये ही नेशनल सिक्योरिटी के इश्यू सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है, या सिर्फ यूएस पाकिस्तान नहीं है, या पाकिस्तान इंडिया नहीं है, या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रिवाइवल, जमहूरियत, सिविल सोसाइटी, सिविल सुप्रीमेसी, ये सारे हिस्से हैं नेशनल सिक्योरिटी। तो एक तरफ तो उन चीजों के ऊपर तो बात नहीं करने के लिए तैयार, और इनफैक्ट उन्होंने तो अपोजिशन के खिलाफ एक रवैया इख्तियार किया हुआ है, और एक गवर्नमेंट को इलीगली प्रॉप अप किया हुआ है। और दूसरी तरफ जब इस किस्म के फैसले आते हैं तो अपोजिशन को बुला लेते हैं अंगूठा लगाने के लिए। तो मैं यही सोच रहा था कि शायद ऑपोजिशन जो है वो इसके ऊपर अंदर अंदरूनी कोई डिबेट हो, मगर नहीं, वो डिबेट इसलिए नहीं, ऑपोजिशन बड़ी कमजोर है। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का बयानिया चल रहा है, तो जरूरी जाना ही था उन्होंने, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो चले गए। अब ना भी करते तो और स्टैंड आउट करते। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब, मेरा ख्याल है आपने शायद पहले भी चीज डिस्कस की है, मगर माई टेक ऑन दैट इज, इसके दो तीन वजूहत थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं गए। एक तो मेरा ख्याल है, टू बिगिन विद, प्राइम मिनिस्टर साहब किसी सूरत में भी शहबाज शरीफ साहब के साथ एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात नहीं करना चाहते। ये अभी तक भी उनका मौकफ है कि ये लोग, इनको तो मैंने चोर करार दिया, मैं अब चोरों के साथ कैसे बैठ जाऊं? मैं तो चाहता हूं कि यहाँ सब जमहूरियत शमूरियत रैप अप हो, डिक्टेटरशिप हो, और अल्लाह खैरसला, और मैं रहूं 10 साल। तो मैं अब इनके साथ बैठ के क्या ये फैसले करूंगा? तो वो तो एक उनका एटीट्यूड है। मगर इससे अलावा मैं समझता हूँ एक और भी इस दफा एक फैक्टर सामने आया है। वो फैक्टर ये है कि खान साहब भी ये समझते हैं कि ये बड़े मुश्किल फैसले हैं, और इनमें कुछ ऐसे फैसले भी हैं शायद अनपॉपुलर हों। मैं एग्जांपल देता हूँ। हाल ही में आर्मी चीफ साहब ने एक बयान दिया था कि नॉर्मलाइजेशन करनी है, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ तवज्जो देनी है, और जियो पॉलिटिक्स से या हट के, और इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन सोचनी चाहिए। और आपने देखा क्या हुआ। पहले तो खान साहब ने कहा चले थोड़ी बहुत तजारत शुरू करते हैं चुप करके, मगर काबीना के अंदर रिवोल्ट हो गया। उन्होंने कहा हम तो बाहर मारे जाएंगे, लोग कहेंगे आप हिंदुस्तान के साथ अब तजारत करने जा रहे हैं, यहाँ महंगाई हो रही है, हम मर रहे हैं, और ऑपोजिशन हमारे गले पड़ जाएगी। बिकॉज जब ऑपोजिशन ऐसी बात करती थी तो हम तो उनको गद्दार करार देते थे। तो अब ये हमारे पे इल्जाम लग जाएगा, तो हम तो ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। तो अब इमरान खान समझ गए सियासत। तो आगे इमरान खान साहब ने फिर सख्त हिंदुस्तान के खिलाफ बयान दिए, और वो सारा जो आइडिया था ना रजा, कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ कुछ चीज आगे बढ़े, उसको तो छिक्के मार दिए इमरान खान साहब ने। हाँ तो जी। मेरा ख्याल है
एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी सी पीछे हट गई, उन्होंने कहा अब हम क्या करें। इसी तरीके के साथ ये जो अमेरिका के साथ चल रहा है काम, ये बेसिस वाली बात, एस्टैब्लिशमेंट, मेरा जो सोर्सेज भी हैं और जो इंफॉर्मेशन है, एस्टैब्लिशमेंट रीसेट करना चाहती है कि हम चाइना के कैंप में बहुत गहरे तौर पे चले गए थे पहले, और अमेरिका के साथ तल्लुकात खराब हो गए थे, ये अच्छे नहीं थे, उनको बहाल करना है, थोड़ा सा रीसेट करना है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को टुवर्ड्स द वेस्ट। क्योंकि इस वक्त आपको वेस्ट की बड़ी सख्त जरूरत है, चाइना की इतनी सख्त जरूरत नहीं है। वो कैसे कि आपकी इकोनॉमी जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट नहीं है, वो सिपेक के डिपेंडेंट नहीं है, वो आईएमएफ पे डिपेंडेंट है, वर्ल्ड बैंक पे डिपेंडेंट है, सऊदी अरेबिया पे डिपेंडेंट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे डिपेंडेंट है, एफएटीएफ के ऊपर डिपेंडेंट है, आप लिखी जाइए, जीएसपी प्लस पे डिपेंडेंट है, हर चीज पे डिपेंडेंट। और सारी आपकी जो इंटरनेशनल डेट है वो ज्यादातर जो है वो आपकी वेस्टर्न नेशंस को आपने देने हैं पैसे। तो वो रीसेट करना चाह रहे हैं, बिकॉज एक ऐसी स्टेज आ रही है अमेरिका को फिर आपकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी अब अफगानिस्तान में। तो वो शायद सोच रही थी स्टैब्लिशमेंट को कुछ नेगोशिएशन की पोजीशन बन जाए। अब वो नेगोशिएशन की पोजीशन कैसे बने, अमेरिका तो कह रहा है बेसिस दें हमें, और वो बेस जिसको चाह रहा है फैसिलिटी ऐसी जहां से उनके जहाज उड़ सकें, उनके ड्रोन्स उड़ सकें, या उनके B-52 बॉम्बर्स उड़ सके, या उनके बाकी जहाज उड़ सके, फाइटर जेट्स, टू कैरी आउट बॉम्बिंग रेड्स इन अफगानिस्तान। ये ना हो कि वो रातों रात ही गनी की गवर्नमेंट फोल्ड अप हो जाए और तालिबान जो है वो एकदम सीज कर लें। वो समझते हैं कि दैट वुड बी नॉट अ गुड आइडिया। तो वो ये, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान भी ये नहीं चाहता कि वो तालिबान सीज कर ले काबुल को रातों रात। वो भी चाहते हैं कि वहां को पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हो जाए। अच्छा, तो अब ये भी डिस्कस करने वाली बात है क्यों ये समझते हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो तैयार था कि किसी तरीके के साथ कोई ऐसी डील हो जाए जिसपे हम अमेरिकन फैसिलिटीज इस्तेमाल करके, जो टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, सदर्न अफगानिस्तान में या नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, ये जो बलोच हैं, ये जो इनको सेंचुरीज मिली हुई है, सेफ हेवंस मिले हुए हैं, हम अमेरिकन फैसिलिटीज, इंटेलिजेंस और लेके एक्सचेंज कर लें कि आप हमारे लोगों को हेल्प अस नॉक देम आउट, और अगर जरूरत पड़े तो किसी वक्त आप भी तालिबान को कुछ छोटा मोटा इधर उधर से कुछ कर लीजिएगा, मगर हमें आपकी जरूरत है। तो मेरा ख्याल है ये तो नेगोशिएशंस चल रही थी। इमरान खान साहब ने ये बेस के ऊपर फोकस करके एब्सोल्युटली नॉट, ये कर करके एक यहाँ मिडिल क्लास एक कंस्टिट्यूंसी है उनकी, नेशनलिज्म, मुस्लिम नेशनलिज्म, एंटी अमेरिकनिज्म, उनको हवा दी है। अब बात करना अमेरिका के साथ, और हो तो वो खुफिया होगी। अब वो किसी स्टेज पे भी खुली बात नहीं हो सकती, बिकॉज ये जो सिग्नल है ये पहुंच गया है तालिबान की तरफ भी और बाकी लोगों की तरफ भी। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक और मुश्किल फैसला है कि अब क्या किया जाए, किस तरीके के साथ अमेरिका के साथ डील किया जाए। और ये सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी एस्टैब्लिशमेंट अपने शोल्डर्स पे नहीं लेना चाहती। वो चाहती है कि बात आपकी हो और सिविलियंस जो हैं मिल के कंसेंसस क्रिएट करके आपको डिफेंड करें जब ये हालात इस बिगड़े, ये इस तरफ जाए। इसलिए ये ब्रीफिंग को बुलाया गया था। इसमें मैं सिर्फ एक इजाफी बात कर दूं कि ये ब्रीफिंग का पहला दौर हुआ है, और जो शुरा हैं वो ये बताते हैं कि हमें कहा गया है कि वक्त नहीं था, ज्यादा वक्त जो है वो अफगानिस्तान पर चला गया, तो इसलिए जो भारत के साथ ताल्लुकात हैं या इंटरनल सिक्योरिटी है या और कोई मसाइल हैं, चाइना वगैरह, वो हम ईद से पहले एक और सेशन करेंगे। ठीक, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिकॉज ये अफगानिस्तान के ऊपर इतना वक्त लगेगा। मगर यहाँ भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, मुझे जो सुनने में आया है, जो लोग जिन्होंने अटेंड की, कि अफगानिस्तान के ऊपर सवाल ये हुआ कि अगर तालिबान पावर ले लेते हैं काबुल में, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत को रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं रिकग्नाइज करना चाहिए। आपको याद होगा कि 1997 में पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सेप्ट द तालिबान रेजीम, और इन्होंने सऊदी अरेबिया और यूएई को कह के और उनको भी रिकग्नाइज कराया, जबकि सारी दुनिया में कोई तैयार नहीं था उनको रिकग्नाइज करने के लिए, उसके बाद भी नहीं हुआ। अब बात यह है कि इस दफा सवाल ये फिर खड़ा होगा कि अगर वो काबुल में आ जाते हैं और काबुल सीज कर लेते हैं, इधर उधर रेजिस्टेंस रहेगी, तो क्या उनको रिकग्नाइज करना चाहिए कि या नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर जितने लोग बैठे होंगे हर एक का अपना अपना मौकफ होगा, डिपेंडिंग ऑन वो क्या देखते हैं कि तालिबान के पास जब पावर आएगी तो हमारे साथ क्या उनके तल्लुकात होंगे। तो मैंने सुना है कि शीरी मजारी साहिबा गालबन, मैंने सुना है, हो सकता है मैं गलत हूं,
अगर मैं गलत बात कह रहा हूं तो उसकी क्लैरिफिकेशन आ जानी चाहिए। कि श्री मजारी साहिबा ने फ्रॉम पीटीआई आगे से क्या फर्क पड़ता है कि हम रिकग्नाइज करें या ना करें, और सुनने में ये आया है कि आगे से जवाब मिला कि नहीं फर्क पड़ता। अब किसने ये जवाब दिया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मैं उधर नहीं जाता क्योंकि ये फिर बात बहुत हेरसे वाली बात हो जाती है। हो सकता है ऐसी बात ना हुई हो, मगर सोर्सेज यही कह रही हैं आगे से ये जवाब आया। क्यों नहीं, बड़ा फर्क पड़ता है, डिपेंड करता है। मगर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जवाब नहीं मिला आपको कि हाँ हमें रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो चाहते हैं आप डिबेट करें, आपको वो इशारों की तरफ से आपको आगे लेके जाए ताकि वो आप वहां पहुंच जाएं सारे जहां वो आपको चाहेंगे जब वक्त आएगा, या अगर वो वक्त आया तो। क्योंकि यहाँ तो एस्टैब्लिशमेंट तो बिल्कुल पहले से ही सारे ऑप्शंस जो है ना वो डिस्कस करके रखती है। अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, अगर ये हुआ तो हम ये करेंगे, उसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर करनी पड़ती है वगैरह वगैरह। तो ये अब ग्राउंड प्रिपेयर करनी है। आगे बड़े मुश्किल सवाल आ रहे हैं और उनके सोल्यूशंस चाहिए और फैसले चाहिए। ये ग्राउंड प्रिपेयर हो रही है। ये सिविलियंस की जरा बात भी सुन ली जाए, उनको ऑन बोर्ड भी ले लिया जाए, फिर हल्के हल्के नज करके उनको उधर लाया जाए जहां नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट समझती है इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर पाकिस्तान एंड फॉर इट्स नेशनल सिक्योरिटी। रजा आप म्यूटेड है। जी, मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि डॉक्टर मजारी ने जो रिपोर्ट हुआ था उन्होंने गालिबन ये कहा था कि ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मसला है और जो भी काबुल को टेक ओवर करता है हमें उनके साथ काम करना चाहिए या हमें उनके साथ ताल्लुकात रखने हैं। मेरे ख्याल से शायद अच्छा बात कि ये आपने क्लियर कर दिया आपने कि उन्होंने लेकिन हिमायत की। उसके जवाब में मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि ये जरूर उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन उनको तस्लीम करना या न करना ये हमारा मसला है। ये तो हमें अपना फैसला जो है वो करना होगा कि हम करें या ना करें। तो बावजूद सही इस कह रहे बात के कि ये अफगानिस्तान का मसला है अंदरूनी कि कौन हुकूमत करता है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हमारा ये मसला है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें या ना करें, जैसे इसराइल है। सही। मैं जरा इसमें एक और बात कह दूं कि देखिए इसमें बड़ा फर्क है। एक बात में ये कहना कि ये उनका अंदरूनी मसला है और हमें काम तो करना पड़ेगा जो भी हुकूमत होगी, ये एक बात है। इसके बरक्स एक और बात है कि आप काम कर सकते हैं विदाउट रिकग्निशन ऑल्सो ना। जरूरी नहीं है कि आप रिकग्नाइज करें एज अ स्टेट, एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। उसके बगैर भी आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी रख सकते हैं विदाउट रिकग्निशन, एम्बेसीज भी रख सकते हैं, या सब कुछ कर सकते हैं विदाउट फॉर्मल रिकग्निशन। तो ये सवाल का जवाब अभी मिला नहीं होगा मेरा ख्याल। और ये इतना मुश्किल सवाल है कि ये डिपेंड करेगा, और सही है कि इस वक्त जवाब मिलेगा भी नहीं, ये ना मिलना चाहिए। ये डिपेंड करेगा उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या राय है, तालिबान का क्या पोजीशन है, बाकी हुकूमत जो है वो तितर बितर हो गई है, वहां आगे क्या होने जा रहा है, ये सारी असेसमेंट्स करनी पड़ेंगी। और ये कि क्या तालिबान के ऊपर कोई प्रेशर रखना है वो पावर शेयरिंग या नहीं रखना, और अगर रखना है तो किस तरीके के साथ रखना है, रिकग्निशन कार्ट ब्लांच दे देनी है या नहीं देनी, या लीवर रखना है, ये सारी बातें उस वक्त सामने जब वो अगर वो पहुंचते हैं वहां तो देखना पड़ेगा बाकी फोर्सेस का वहां क्या सिचुएशन है और इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या राय है उसके बारे में। तो डिस्कशन अच्छी है, ये डिस्कशन होनी चाहिए बिटवीन गवर्नमेंट, ऑपोजिशन, एस्टैब्लिशमेंट, मगर मैं समझता हूँ ये डिस्कशन मीडिया के अंदर भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और वो क्योंकि ये बहुत अहम अमूर है और राय अमा तो उसी तरह हमवार होगी। लेकिन आपने देखें, ये आपने जो जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर शायद इस वजह से नहीं थे कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहते, तो एनएस क्या ये अच्छा ना होता कि ये जो इस तरह की ब्रीफिंग्स होती हैं ये गवर्नमेंट देती, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस देते हैं, और अगर जरूरत पड़ती तो जाहिर बात है सिक्योरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लीडर्स को बुला लेते। ये सारा निजाम क्यों डिसफंक्शनल है इतना ज्यादा? क्या आई मीन बनाने वालों को दिखाई नहीं देता? मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब को भी दिखाई देगा इससे तो उनकी, मतलब ठीक है वो ब्राउनी पॉइंट्स तो उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो आपने कहा एक तबका है, वो बिल्कुल कहेगा बहुत अच्छी बात है, करप्ट लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, करप्शन खत्म करनी चाहिए। मगर साथ में उनको ये भी तो ख्याल आ रहा होगा कि भाई पॉलिसी, इसका मतलब कि पॉलिसी मेकर तो वो है ही नहीं, पॉलिसी तो कहीं और बन रही है, जो जो बना रहे हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं। इनफैक्ट गलत है ये बात? नहीं, बात इतनी सही है कि मैं समझता हूँ इमरान खान साहब भी ये बात समझते हैं। सिर्फ आप ये बात नहीं कर रहे, इमरान खान साहब भी ये समझते हैं। हम तो बना नहीं रहे हैं, बना आप रहे हैं, तो फिर आप ही ब्रीफ कर दें सबको।
और अगर आगे जाके मुश्किल हालात होने हैं तो आप ही जिम्मेदारी ने, मैं क्यों लूं? हम्म, तो बात तो सब समझते हैं इस बात को। तो इसलिए ऑपोजिशन भी गई। ऑपोजिशन ये तो नहीं कहा कि गवर्नमेंट हमें ब्रीफ करे, ऑपोजिशन ने कहा जो पावर है, जो करता है सारा कुछ उसी के पास चलते हैं, ठीक है बता पूछते हैं। और हम्म, आजकल तो हम भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ घुस जाएं अंदर। तो तो उधर से इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि वो जब एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा आता है कि यार पॉलिसी ऐसे होनी चाहिए, वो उसके खिलाफ पोजीशन ले लेते हैं। मेरा ख्याल है वो ये डरते हैं कि कल को गाली पड़ गई अगर, या कोई गड़बड़ होगी तो मैं जिम्मेदारी ना लूं, या मुझे निकाल दिया गया यहाँ से। ये भी तो हो सकता है ना, इमरान खान साहब की छुट्टी हो जाए किसी स्टेज पे, तो जब छुट्टी होगी तो वो क्या जाके बाहर बयानियां करेंगे, मेरी छुट्टी क्यों हुई? नवाज शरीफ साहब तो कहते थे ना मैंने डिक्टेशन नहीं ली। तो आपका क्या ख्याल है, इमरान खान ये नहीं कहेगा? इमरान खान भी यही कहेगा कि जी वो डिक्टेशन मैंने नहीं ली। क्यों नहीं ली? और जी वो कहते थे कि अमेरिका के साथ बेस दे दो, और जी वो कहते थे इंडिया के साथ नॉर्मलाइज कर लो। आप सोचिए ना, इमरान खान ने भी तो अपने लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी भी है ना, कि कल को जरूरत पड़े तो फौरन। और ये भी एक सिग्नल है टू द एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम इमरान खान, ये भी मैं आपको बता दूं, वहां भी ये गेम्स चलती है। बिल्कुल बिल्कुल चलती है। अच्छा, तो पीडीए, तो शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी, आपको पता ना, एक ताबेदार किस्म के ऑपोजिशन लीडर साबित हो रहे हैं। वो हर मैजेस्टीज लॉयल ऑपोजिशन जिसे कहते हैं ना। और वो पीडीएम के जलसे में उन्होंने खिताब भी किया, मरियम मानी गई। अब ये लग रहा है बड़ा क्लियर कि इस वक्त शहबाज साहब लीड कर रहे हैं सारा जो, अब जो है पीएमएलएन का भी काम, और उसमें पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन। ये मरियम की गैर हाजिरी पे क्या कहेंगे पीडीएम के जलसे में? आपको पता है पहले हर जलसे में थी वो तकरीबन। बल्कि बल्कि मैं इसमें इजाफा करूंगा कि स्वात नहीं गई मरियम, लेकिन आजाद कश्मीर जा रही है और हफ्ता 10 दिन के लिए जा रही है। ये क्या बात 15 दिन के लिए जा रही हैं, पहली है? बात तो अच्छा। ये। हाँ, और वहां बिल्कुल वो पूरा भरपूर तरीके के साथ इलेक्शन कैंपेन नून लीग की तरफ से उसके उसमें हिस्सा लेंगे। स्वात इसलिए नहीं गई, शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है ये उनकी पहला पीडीएम प्लेटफॉर्म से था। आई थिंक अगर मरियम चली जाती तो वो अंग्रेजी का मुहावरा है, शी वुड हैव स्टोलन द थंडर फ्रॉम हिम। आफ्टर ऑल ही इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एंड उन्होंने अब पीडीएम को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सही है कि उनको मौका दिया गया कि आप जाके करें, और बेहतर ये है कि मैं ना ही जाऊं तो अच्छा है। और मेरा ख्याल है किसी ने भी ये इंसिस्ट नहीं किया होगा कि मरियम भी जाए। अलबत्ता ये जरूर है कि शहबाज शरीफ साहब जाएंगे आजाद कश्मीर भी, और मरियम भी जाएंगी, मगर मेरा ख्याल है मुश्किल लगता है कि एक ही जलसे में दोनों पार्टिसिपेट करें। हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, हो भी सकता है। मगर अगर ऐसे हुआ कि एक जलसे में मरियम भी हैं और एक जलसे में शहबाज शरीफ भी हैं, तो ये मसला बन जाएगा कि मीडिया आप जैसे लोग बैठे हुए हैं कहने के लिए, वो तो मरियम को देखने आए थे, शहबाज शरीफ साहब को कौन सुनने आता है। तो मेरा ख्याल है ऐसे कमेंट्री को अवॉइड करने के लिए आप जैसे जालिम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। और इसलिए मेरा ख्याल है सेठी कि साहब, सिर्फ ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये भी होगा कि जो रिवायत है वो ये है कि बड़ा लीडर आखिर में तकरीर करता है। तो अगर मरियम ने पहले तकरीर की और उनको बहुत राउजिंग वेलकम मिला, और शहबाज शरीफ के वक्त अगर लोग जाना शुरू हो गए बड़े जलसा गाह जालिम से, है, फिर क्या होगा? आप बड़े जालिम हैं, मैं यही कह रहा था ना, आप जैसे जालिम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही होगा कि आप जैसे लोगों को मौका ना दिया जाए कि इस किस्म की कोई बात की करें आप। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये बढ़ते हम आगे, अपने जो मजीद हमारे टॉपिक्स हैं आज के हवाले से, खसूसन मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था, और जाहिर बात है कि ये बिलावल भुट्टो सरदारी जो हैं वो पहले भी जाते रहे हैं बाहर। इस बार जो उनका अमेरिका का दौरा है वो इतना ज्यादा क्यों चुभ रहा है? उसको इतनी, आपने पता नहीं देखा है ट्विटर के ऊपर भी वजीर आजम बड़े साहब बड़े के। लोगों को चुभ रहा है। हाँ जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब के कैंप में जो है शहबाज गिल साहब और दीगर, उन्होंने कहा भई क्या ये आप अमेरिका से मदद माँगने जा रहे हैं, चोर दरवाज़े से इक़्तिदार में आना चाह रहे हैं। यानी कि एक्नॉलेज करें कि अमेरिका इक़्तिदार में लेके आता है लोगों को। तो ये भी अजीबो-गरीब बात है। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा मुझे बताइए कि व्हाई दिस एंग्ज़ायटी? ये कोई मेरा ख्याल है नर्वसनेस? ये एग्जाइटी आपको याद होगा जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान लौटने से पहले वो अमेरिका में उन्होंने बहुत सी मीटिंग्स की पाकिस्तान आने से पहले, जब जनरल मुशर्रफ और मोहतरमा के दरमियान कोई एक मुआहदा हो गया था, एक एनआरओ किस्म की चीज हो गई थी।
और उस वक़्त सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मोहतरमा ने दिया, जिसकी वजह से फिर उनको ओ उसके उनके ऊपर अटैक भी हुई और असैसिनेट भी किया गया। उन्होंने कहा था कि आई विल गो एंड फाइट द तालिबान, तालिबान आर टेररिस्ट्स। ये उस वक़्त है जबकि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ नहीं था कि तालिबान टेररिस्ट्स हैं। उस वक़्त तो गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात होती थी, आपको याद होगा। और हमने उनको वो घुसपैठिए थे, उनको पनाह भी दी हुई थी। और मोहतरमा ने जाके वॉशिंगटन में वो बात कही थी जो कि वॉशिंगटन को बहुत पसंद आई थी। उस वक़्त वॉशिंगटन के डिक चेनी बिल्कुल मुज़ाकरात कर रहे थे जनरल मुशर्रफ के साथ कि मोहतरमा को वापस आने दिया जाए। और आप और मोहतरमा मिलके, बिकॉज़ हम आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और मगर मोहतरमा के पास पॉपुलर बेस है और इनको आप आने दें। और आपका इश्यू मोहतरमा के साथ नहीं था, आपका तो नवाज शरीफ के साथ था। सही। फिर सबको पता है ये तारीख का हिस्सा कि मोहतरमा जो थी वो बरतानिया की हुकूमत ने भी इसके अंदर रोल अदा किया और इन दोनों ने मिलके फिर मोहतरमा को गारंटीज दी, मगर कि आप जाइए। और ये एनआरओ जो हुआ था, जो तो बात यह है कि बिलावल भी, मेरा ख्याल है अब कोशिश यही होगी कि वो जो मोहतरमा की एक कंस्टिट्यूंसी थी यूएसए में, उसको जाके रिवाइव करें, वहां जाके इमरान खान की बुराइयां करें, वहां जाके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बताएं कि हम, जैसे मेरी वालदा जो थी वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करके और काम करना चाहती थी और टिल्ट करना चाहती थी टुवर्ड्स द वेस्ट। खादिम भी हाजिर है, हम भी हाजिर हैं। और आफ्टर ऑल देखिए, वहां सिंपैथी तो होगी ना फॉर अ मार्टर्ड लीडर जिसको सारी दुनिया एक्नॉलेज करती थी। मेरा ख्याल है आज तक बिलावल को मौका नहीं मिला था टू गो टू अमेरिका, एंड आई थिंक थोड़ी सी प्रिपरेशन भी इसके लिए हुई होगी कि नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि बड़ी प्रो थी। मोहतरमा भी, Republicans were not so pro, despite the fact that they tried to broker this agreement. But Democrats have historically been very pro People's Party. तो अब मेरा ख्याल है he's going there to assure them कि अगर हम establishment के साथ होंगे तो आपके सारे जो issues हैं वो बेहतर रिजॉल्व होंगे। इमरान खान नहीं कर सकता, वो पॉपुलिज्म और फाशिज्म की तरफ जा रहा है। वी आर डेमोक्रेट्स, वी आर प्रो वेस्ट, हमारी एक पूरी तारीख है, माय मदर्स एंड अब हम। और जरदारी साहब वाज वेरी प्रो यूएस, एंड तो हमें मौका दिया जाए और गिव अस सम स्पेस, सम लेवरेज। तो कोई हर्ज नहीं है, ये कोई पहली दफा तो नहीं है। जब इमरान खान साहब जाते थे अमेरिका, तो ये भी वहां जाके अमेरिकन थिंक टैंक्स के आगे ऐसी बातें करते थे जो कि अमेरिकनों को बड़ी पसंद आती थी। अब बाद में तब्दीली हो जाती है। तो तो ये मेरा अभी ख्याल है कि ये इसलिए तकलीफ हो रही है कि ये काउंटर नैरेटिव जो है ये बिलावल बात वहां जाके पेश करेंगे थिंक टैंक्स के अंदर, और शायद कोई जूनियर मीडियम लेवल ऑफिशियल्स को भी मिलेंगे। वो हमारे एक व्यूअर हैं सईद खान, उन्होंने अभी ये कमेंट छोड़ा है कि हाँ। पीटीआई के पास तो बाप की सपोर्ट है, इसलिए पीपीपी दादा के पास जा रही है। बाप दादा के ऊपर व्यूअर्स भी हमारे देखे ना क्या क्या जालिम है सब आप लोग जालिम लोग हैं, जालिम लोग हैं हमारे माफ नहीं व्यूअर्स। करते आप, तो माफ नहीं अच्छा, करते। तो मैं लेकिन सैटी साहब मुझे ये बताइए कि सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस, आई नो ये घिसा पिटा सवाल है, हर दौर में होता रहा, क्या अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो कुछ यहाँ पे असरअंदाज हो सकता है पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में? नहीं, पाकिस्तानी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में डायरेक्टली असरअंदाज नहीं हो सकता, हम्म, मगर अगर कोई ऐसा वक्त आया जहां छोटी मोटी टिल्ट की जरूरत है, हाँ। छोटे मोटे धक्के की जरूरत है, छोटे मोटे सिलेक्शन की जरूरत है, तो वहां काम आ जाए। ठीक है, सिलेक्शन में काम आ सकता है। ओके। अच्छा जी, तो हम बढ़ते हैं, आज आपने इमरान खान साहब गवादर में थे, आपने देखा कि बड़ी उन्होंने वहां पे अहम तकरीर भी की। जारी बात है, एक तो सिग्नल ये है कि सीपेक जो है वो बहाल हो रही है और शायद अमेरिका को सिग्नल भी दे रहे हैं, दुनिया को भी दे रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा अहम उसमें जुमला था खान साहब की तरफ से, वो कि बलोच सेपरेटिस्ट के साथ, अलहदगी पसंदों के साथ मुज़ाकरात को के लिए का सोच रहे हैं। और जाहिर बात है, हम तो ये इसकी हमेशा कहते रहे हैं कि हर एक से डायलॉग होने चाहिए, उसी तरह मुल्क के मसले हल होते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं और क्या ये मुमकिन है? क्या खान साहब के पास इतनी इख्तियारात और वो
वाइड वाइड सपोर्ट बेस है कि वो ये काम सरअंजाम दे सकते हैं? देखिए, हर हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से खुली छुट्टी होती है कि आप ये इंसर्जेंसीज जो हैं, इंसर्जेंट्स के साथ नेगोशिएट करें, इनको न्यूट्रलाइज करें, इनको विन ओवर करें, इनको वू ओवर करें, इनको कहीं हथियार गिराएं, आए बैठें, इनको चीजें दें, इनको गुडीज दें, इनको मुलाजमतें दें, इनको गवर्नमेंट सीटें भी दें, जो भी है, इनको कोऑप्ट करें। ये तो कोई नई बात नहीं है। मिलिट्री हुकूमत जब डायरेक्ट पावर में होती है वो सबसे पहले यही काम करती है, मगर जब आउटसाइड होती है तो जो हुकूमत करने जाती है को बातचीत, तो वो पहले कहते हैं नहीं, इनको क्रश करो, पहले कमजोर करो, फिर बात करो। अगर वो तकड़े हैं तो फिर उस वक्त बात करने की जरूरत नहीं है। तो अब सिचुएशन ऐसी है कि इस वक्त वो काफी तकड़े हैं, बिकॉज उन्हें इमदाद मिल रही है अफगानिस्तान से भी और इंडिया से भी। और क्योंकि उनको इमदाद मिल रही है और वो एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो इमरान खान साहब ने बात की है इसमें कोई खास माने नहीं रखती इन माय व्यू। ये इट्स जस्ट वैसे बैठे जैसे एक बंदा बात करता है ना कि मैं बलूचिस्तान आया हुआ हूँ और वहाँ कुछ डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हैं, तो ऐसी बात है ये। मैं नहीं समझता इसके अंदर कोई सीरियसनेस ऑफ पर्पस है, और मैं समझता हूँ दूसरी तरफ से भी कोई सीरियसनेस ऑफ पर्पस नजर नहीं आएगी। अच्छा, आपके ख्याल से सर कुछ खास होने वाला नहीं है? जाहिर बात है, अनलेस के एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर एक व्यू ले और लीड करे। एस्टैब्लिशमेंट देखिए, अगर अगर कोई बलोच लीडर कहता है कि आई एम रेडी टू नेगोशिएट, ये फौरी तौर पे एस्टैब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट विल गेट रेडी, और वो होना भी चाहिए। मगर मैं समझता हूं कि जिस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है कि अफगानिस्तान इज नाउ गोइंग इनटू केओस और क्राइसिस, तो मुझे नहीं समझ आती कि इसके लिए अब कंडीशंस राइट हैं या नहीं है। अलबत्ता ये जरूर हो सकता है कि अगर तालिबान की हुकूमत आ जाती है और उस वक्त ये सवाल खड़ा होता है कि रिकग्नाइज करें हमें, तो फिर अगर पाकिस्तान को तालिबान कहते हैं हमें रिकग्नाइज करें और हमें रिकग्निशन और भी लोगों से लेके दें जो कि वो कह सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि पहली बात तो ये जो बलोच वहां बैठे हुए हैं इंसर्जेंट्स, मेहरबानी करके इनको कवर मत दें, इनके कैंप्स बंद करें, इनको कहीं वापस आए। इसी तरीके के साथ वो कह सकते हैं कि जो टीटीपी के जो लोग बैठे हुए हैं वहां, उनको सपोर्ट ना करें, उनको रोके फ्रॉम कैरिंग आउट अटैक्स इन पाकिस्तान। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो रजा इसलिए ये फिर एक लेवरेज की पोजीशन बन जाती है। अगर तो इमरान खान साहब ये सोच के कह रहे हैं कि बलोच इंसर्जेंट्स के लिए आगे जगह कम होनी है क्योंकि गनी गवर्नमेंट और इंडिया का असर रसूख कम होना है, वहां को तालिबान का होना है और इनडायरेक्टली पाकिस्तान का होना है, तो फिर देन दे कैन इनवाइट द बलोच के छवि आप ये, क्योंकि वो कमजोर होंगे, तो फिर इसका मतलब है कि आप उनको ओपनिंग दें ताकि वो वापस आ सके। ये जनरल आपको याद नहीं मगर याद भी होगा, तारीख ये बताती है कि जब 90s में 70s में 1970s में इंसर्जेंसी हुई, तो जैसे ही जुल्फिकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक साहब ने ओवरथ्रो किया, तो सबसे पहला कदम उन्होंने ये किया था विद इन 3 months ऑफ टेकिंग ओवर कि उन्होंने जितने भी बलोच इंसर्जेंसीज थी और पश्तून इंसर्जेंट्स थे उस सबको एमनेस्टी दे दी और विदाउट सारे चार्जेस ऑफ ट्रीजन ड्रॉप कर दिए, जो कि मिलिट्री के कहने के ऊपर भुट्टो साहब ने लगाए थे पहले, और वो फौरन खुद ड्रॉप कर दिए, सब घर आ गए। नवाब खैरबख्श मरी जो है वो वापस आए अफगानिस्तान से, सारे आ गए जी। वो फिर खैरबख्श मरी साहब पहले तो जब ये हैदराबाद से रिलीज हुए तो कुछ लोग नाराज जो थे वो माफ करने के लिए तैयार नहीं थे, वो अफगानिस्तान चले गए जिसमें खैरबख्श मरी थे और भी मरी बलोच लीडर्स थे कुछ। फिर मिड 80s में उनको वापस बुला लिया गया और वो वापस आए और उनकी जमीनें जो ले ली थी उनको वापस दे दी गई और सारा कुछ माफ खत्म हो गया। उन्होंने भी आर्म स्ट्रगल खत्म कर दी और वो कोई आके कराची बैठ गए। ज़हनी तौर पे तो वो एंटी थे मगर उन्होंने सब कुछ छोड़ वोड़ दिया और फौज ने भी मिलिट्री गवर्नमेंट ने भी कोई तंग वंग नहीं किया उनको। तो देखिए ये चीजें तो चलती हैं इस किस्म की चीज के लिए। आज अगर हुर्रियत तैयार हो जाए और कश्मीरी तैयार हो जाए तो नरेंद्र मोदी फौरन पहुंच जाएगा बात करने के लिए, इनको इनवाइट करेगा। तो इसी तरीके के साथ अगर इमरान खान ने ये किया है तो इनका ये मतलब है कि आगे ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की सिचुएशन तालिबान के कंट्रोल में जा रही है, तालिबान हमसे कुछ मांगेंगे
फिर हमें भी कुछ मांगना है तालिबान से, तो सही क्या है। मांग सकते हैं? 3 चीजें मांग सकते हैं टू बिगिन विद। इंडियन इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, वो तो ऑलरेडी इंडियंस की एम्बेसीज वहाँ कॉन्सुलेट जो है उनकी छुट्टी होनी शुरू हो गई है जैसे जैसे तालिबान सीज कर रहे हैं। और बलोच रेजिस्टेंस के जो कैंप्स लगे हुए होंगे, कंदाहार फॉर एग्जांपल, जरूर है वहां कैंप्स उसके इर्द गिर्द। अब वो पता चल रहा है कि वो तालिबान को, तो उनका उनके ऊपर भी प्रेशर बनेगा। वो जो अम्ब्रेला मिला हुआ था गनी गवर्नमेंट से, वो अम्ब्रेला खत्म हो जाएगा, फंडिंग खत्म हो जाएगी। तो अब ये अच्छा मौका है उनको इनवाइट करने का कि आ जाओ, अभी अच्छा वक्त है, लेट्स टॉक। और टॉक से यही होता है कि अच्छा कुछ लेन देन, और आप हथियार जो है वो गिरा छोड़ दें और कम बैक इनटू मेन स्ट्रीम, वील ड्रॉप ऑल चार्जेस एंड वील गिव यू whatever you want, not politically but economically and other reasons। तो मेरा ख्याल है इसके पीछे इसी किस्म की सोच है कि तैयारी कर ली जाए उस वक्त के लिए जबकि तालिबान 100% हावी होंगे और तालिबान हमसे कुछ मांगेंगे, तो हमने भी अपनी डिमांड लिस्ट जो है तालिबान के लिए तैयार करनी है। सेठी साहब, आज आज क्योंकि 5 जुलाई है और आज से 44 साल पहले ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा था, तो अभी जो आप बलोचों की बात कर रहे थे, तो आपको याद होगा कि जब पीएनए के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ये 5 जुलाई से 2-3 दिन पहले की बात है। ये कौसर नियाज़ी ने भी और लोगों ने भी रिपोर्ट किया है कि पीएनए वालों की डिमांड थी कि जो हैदराबाद में जो लीडर्स हैं नेशनल अवामी पार्टी के, बलोच और पख्तून, उनको, जिनमें वली खान भी थे, उनको रिलीज करें। तो भुट्टो साहब उसको कंसीडर करने के लिए तैयार थे, लेकिन उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक ने कहा कि नहीं, इनको कैसे छोड़ सकते हैं, ये तो गद्दार है। और उसके बाद फिर आपने जैसे बताया कि 3 महीने बाद खुद हैदराबाद जेल गए और उनको किस तरीके से उन्होंने आजाद किया। इसमें मैं आपकी इंफॉर्मेशन में हाँ मिलाकर कुछ इजाफा भी कर दूं। हैदराबाद जेल में 55-56 बलोच और पश्तून और चंद पंजाबी लोग थे हैदराबाद जेल में, उस हैदराबाद कंस्पिरेसी केस में। जब ये पीएनए का मूवमेंट शुरू हुआ तो भुट्टो साहब ने ये जब पीएनए का डिमांड भी था कि इनको अब रिहा करें, ये जो ट्रायल है ये जाली है एंड सो ऑन, तो भुट्टो साहब ने वली खान साहब के साथ और अताउल्ला मैंगल साहब के साथ और गौस बख्श बिजेंजो साहब के साथ निगोशिएशन शुरू कर दी थी। हैदराबाद जेल के अंदर मीटिंग्स, 2-3 मीटिंग्स हुई थी। एमिसरीज आए थे फ्रॉम भुट्टो साहब, और वहां उन्होंने आके यही कहा था कि आपको हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, और अगर आप तावन नहीं करेंगे और ये इंसिस्ट करेंगे तो मसला बन जाएगा। फौज तैयार नहीं है, मैं तैयार हूँ, आप मेरे साथ बात करें और वी आर रेडी टू लीव यू। और उस वक्त वहां बहस हैदराबाद जेल के अंदर इन लीडर्स की बहस छिड़ी थी, जिसके अंदर खैर बख्श मरी ने एक पोजीशन ली थी और गौस बख्श बिजेंजो ने एक पोजीशन ली थी, बिल्कुल मुख्तलिफ। खैर बख्श का ये था कि हमने भुट्टो के साथ बात नहीं करनी, सवाल ही पैदा नहीं होता। बिजेंजो साहब का यह मौकफ था कि नहीं, हमें बात करनी चाहिए, नहीं तो मार्शल लॉ लग जाएगा और मार्शल लॉ को नहीं होना चाहिए। और वली खान साहब की पोजीशन ये थी कि बात करनी चाहिए मगर प्रोटेक्ट करके अपने आप को। तो ये बातें अभी चल ही रही थी, और मैं तारीख का एक हिस्सा मैं आपको आज बता देता हूँ कौन आए थे भुट्टो साहब की तरफ से पैगाम लेके। शायद कुछ लोग शॉक भी हो जाएंगे, बट सिंस आई एम अ विटनेस टू हिस्ट्री, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मजहर अली खान साहब और उनकी अहलिया उनको आए थे, एक दफा नहीं 2-3 दफा आए थे। और भुट्टो साहब, ताहिरा मजहर अली खान जी, जो और मजहर अली खान साहब वो आए थे। इसके अलावा भी कुछ सीनियर पुलिस के लोग भी आए थे, और उन्होंने आके बात भी की थी। तो अब बात यह है कि और जैसे ही मार्शल लॉ लगा, सबसे पहला पैगाम आया था जनरल ज़ियाउल हक का। और कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि कोई सीनियर मिलिट्री हुकूमत की तरफ से बंदा भी आया था वली खान साहब को मिलने खुफिया, या उनको बुला लिया गया था कहीं और वहां उनकी मुलाकात हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ कि अगले 3 माह के अंदर जितने भी लोग थे, वो जो हैदराबाद ट्राइब्यूनल थी वहां बेलें होनी शुरू हो गई, जो कि पहले सब ना हो चुकी थी। उसके साथ साथ 3 मेंबर जजेस ने बेलें करनी शुरू कर दी सो दैट जब 1 जनवरी आया 1978, तो मेरा ख्याल है चंद ही लोग रह गए थे वहां। उसको बहुत से लोगों की तो बेलें होनी शुरू हो गई थी। और जनरल एमनेस्टी जनरल ज़ियाउल हक ने
1st of January to all the prisoners of Hyderabad conspiracy case दे दी। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि ये चीजें होती हैं तारीख के अंदर। आज का गद्दार कल का मुहिबुल वतन होता है और आज का मुहिबुल वतन कल का गद्दार बन जाता है। और यू टर्न्स जो हैं वो रियासत भी लेती है, सियासतदान भी लेते हैं, हालात पे डिपेंड करता है। जी, र, तो र, रजा, मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं क्योंकि 5 जुलाई का जिक्र भी हो रहा है। मैं तो उसी मैं पे आ रहा था। एक सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि उस वक्त कार्टर को सदर बने कोई 6-7 महीने हुए थे, क्योंकि वो जनवरी में आए थे और जुलाई को ये मार्शल लॉ लगा। तो उस वक्त मैंने 6 जुलाई का जो न्यूयॉर्क टाइम्स है आज जब पढ़ा, तो स्टेट डिपार्टमेंट का तबसरा ये था कि जी हम इस पर कोई तबसरा नहीं करते, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और हम पाकिस्तान के साथ नॉर्मल ताल्लुकात बरकरार रखेंगे। बिल्कुल। आप तो ये पूरी बड़ा जानकारी तारीखी दिन है, ये बड़ा तारीखी दिन है। बिल्कुल, तो इसी पर मैं चाह रहा था कि सेठी साहब, बेसिकली चूँकि आज 5 जुलाई है और ज़ाहिर-सी बात है ये पाकिस्तान का एक बहुत अहम, जैसे आपने कहा, अहम दिन भी है, बल्कि स्याह दिन है, क्योंकि इससे हमारी तारीख और हमारी सोसाइटी, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी माशरत, हर चीज़ की का जो इन्हितात, जो ज़वाल है, वो 5 जुलाई 1977 से शुरू हुआ है। इससे पहले भी बहुत बातें हुई हैं बुरी, कोई शक नहीं है, लेकिन जो ज़ियाउल हक ने किया 11 साल और उसके बाद आज तक उसकी लेगेसी चल रही है, तो इस दिन के हवाले से भी हम बात थोड़ी करते हैं। आपने इसके ऊपर पहले काफ़ी लिखा भी है, आपके वीडियो इंटरव्यूज़ भी हैं, तो थोड़ा हमें 5 जुलाई के ऊपर जो है आप बताइए। जी, सुलंदी साहब, आप क्या कह रहे हैं? सेठी साहब, मैं इस हवाले से आपको एक और जो चीज बताना चाह रहा हूं कि जिसमें आपका मुझे चाहिए कमेंट, वो ये है कि जो 5 जुलाई का जो मार्शल लॉ था, उसके फौरन ही बाद जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जो मुदाखलत है वो शुरू हो गई और उसके बाद अफगानिस्तान ने ही वो खिड़की खोली जिससे वो हवा आई कि 11 साल ज़ियाउल हक का दौर चला। अब वो तारीख का जो कल्दी सैक है या क्या है, तारीख का वो जो देजा वू, दोबारा हम अफगानिस्तान पे आकर खड़े हो गए 44 साल बाद। सही कह रहे हैं। देखिए सोवियत यूनियन की जो इन्वेजन थी, वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। ज्यादातर लोग ये कहते थे कि सोवियत यूनियन चाहता है कि वो वार्म वाटर्स ऑफ अरेबियन सी तक पहुंचे, हालांकि ये बिल्कुल जाली थियरी थी। इसके ऊपर भी किसी दिन वी शुड हैव अ डिस्कशन। इतना प्रोपेगेंडा हुआ था कि सोवियत यूनियन जो है वो अफगानिस्तान आ गया और अब वो पाकिस्तान को क्रॉस करके ग्वादर पहुंच जाएगा और पाकिस्तान की छुट्टी हो जाएगी। और ये अमेरिकन ने ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसको प्रोपेगेट किया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी किया, ताकि एक रेजिस्टेंस क्रिएट की जाए टू द सोवियत यूनियन और इंटरवेंशन की जाए बहुत बड़ी पैमाने पे, जो कि CIA ने और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अंडर ज़िया लॉन्च की। सब पहली बात तो ये, और वो उसके साथ एक नया रुख पाकिस्तान ने इख्तियार किया, जिसका ताल्लुक पॉलिटिकल इस्लाम के साथ था, जिहाद के साथ था, जंगजू रियासत के साथ था और इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑफ CIA और पाकिस्तान के आपस में तल्लुकात का था। ये वो दिन है और आज का दिन है कि वो जो सियासी इस्लाम का जो पैगाम ज़ियाउल हक साहब लेके आए और जिस तरीके से उन्होंने उसको बनाया, वो अब पाकिस्तान की जनरेशंस के अंदर चला गया। और वो आज जब जनरल मुशर्रफ ने इसको टर्न बैक करने की कोशिश की कि एनलाइटेंड मॉडरेशन, तो वो कामयाब नहीं हो सके। और आज जब हम ये देखते हैं कि आपकी एजुकेशन पॉलिसी में क्या है और आपकी बातें जो आपकी रियासत करती है, तो वो सारी चीजें जो हैं, उसकी सारी बैकग्राउंड जो है वो ज़ियाउल हक साहब जी, का ज़माना। मैं सिर्फ मेरा ये तो कहना जी, मेरा मैं ये बस कहना ये मौकफ है कि 1979 या 77 या ज़ियाउल हक से पहले एक पाकिस्तान था, ज़ियाउल हक के बाद दूसरा पाकिस्तान है। ये ज़ियाउल हक के बच्चों का पाकिस्तान है, उनकी पैदाइश का पाकिस्तान है। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसमें हम पैदा हुए और हमने परवरिश की, वो बिल्कुल और पाकिस्तान था। अब इसके ऊपर मैं बहुत लिख चुका हूँ, बहुत मेरी सोच भी है और बिलीफ भी है कि ये बहुत इसने हमें नुकसान दिया है, बहुत नुकसान दिया है। और आज भी जब ये एस्टेब्लिशमेंट, जब इसको पूछा जाता है कि मगर आज आप ये बात कर रहे हैं, पहले तो ये बात करते थे आप,
तो आगे से पता क्या जवाब मिलता है? हम उनका जवाब नहीं दे सकते, हम तो अपना जवाब दे सकते हैं। मतलब हमारे जो प्रीडिसेसर जर्नैल गए हैं या हेड्स गए इंटेलिजेंस के, या जो उस वक़्त पॉलिसीज़ थी, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। वो चले गए, उनसे पूछिए। हमसे आज की बात पूछिए, हम तो ये चाहते हैं आज। तो इसको तो वो भी नहीं डिफेंड करते कि वो सही हुआ या गलत हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये फिर एक टर्निंग पॉइंट आया है। अफ़सोस इस बात का कि इस टर्निंग पॉइंट पे मुल्क जो है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है। बिखरा हुआ है और दुश्मन सराउंड कर रहे हैं। ऐसी खतरनाक सिचुएशन कभी नहीं हुई। दुश्मन तो हमेशा ही थे। हिंदुस्तान तो हमेशा ही दुश्मन था। अमेरिका कभी दोस्त था, कभी दुश्मन था। मगर इतनी इंतशार, इतना लड़ाई झगड़े, इतनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन, इतनी मदाखलत एस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट इस तरीके के साथ, और जिम्मेदारी सिविलियंस लें और फैसले वो करें। ये मेरा ख्याल है आज तक इतनी ऐसे नहीं हुई। जब तो एस्टेब्लिशमेंट आती थी तो जब डायरेक्ट पावर लेती थी और जिम्मेदारी भी उनकी होती थी। तो बहरहाल ये हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे, आज का वक़्त ख़त्म हो चुका है, बट आपकी गुफ्तगू का और इनसाइट्स का बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह कल शब 9 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज।